हाय वगैरह बाद में करेंगे। तुम्हें पता है मेरा विजडम टूथ निकल रहा है जिसकी वजह से मैंने लॉट ऑफ पेन, 3 दिन से बुरा हाल है। और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे सिंपैथी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू हैव सिंपैथी, टैलेंट एंड गुड लुक्स, तुम्हें कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। तो दर्द में पड़े पड़े मैंने नेटफ्लिक्स लगा लिया, और क्योंकि मैंने डेथ नोट रिसेंटली देखी थी, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने डेथ नोट रिसेंटली देखी थी तो नेटफ्लिक्स के महान एल्गोरिदम ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर रेकमेंड कर दी, क्योंकि मैंने डेथ नोट देखी थी। और मैंने ये मूवी दोबारा देख भी ली एंड रियलाइज किया कि ये जो विवान शाह हैं, जो इस मूवी में हैकर बने हैं, वो काफी दिन से लापता है एंड ये तो रत्ना पाठक शाह के बेटे हैं। मतलब मेरे को मालूम था कि ये नसीरुद्दीन शाह के बेटे हैं, बट मेरे को ये नहीं मालूम था कि आवर वेरी ओन माया सारा भाई, उनके रियल लाइफ इंद्रवदन नसीरुद्दीन शाह है और विवान रोजेश वैसे ही एज अ ब्रदर एज वेल, जिनका नाम इमाद है, इमाद शाह। और इनकी एक हाफ सिस्टर भी है, पता है। मतलब नसीरुद्दीन शाह की जो फर्स्ट वाइफ थी, उनसे उनकी एक बेटी है जिनका नाम है हीबा शाह। अब एक सेकंड के लिए फोटोग्राफ देखो, तुम्हें ये लेडी याद है जो बालिका वधू में दादी सा का रोल करती थी? इनका रियल नेम ना सुरेखा सीकरी है, और इन्हीं की बहन से नसीरुद्दीन शाह की पहली शादी हुई थी जिनका नाम था मनारा सीकरी। और मालूम है नसीरुद्दीन शाह सिर्फ 20 साल के थे और मनारा उनसे 14 साल बड़ी थी जब इन दोनों की शादी हुई, और शादी के 1 साल बाद ही हीबा पैदा हो गई थी। एंड डू यू नो कि बालिका वधू सीरियल में जो दादी सा हैं, उनका ना एक यंगर वर्जन करने के लिए कोई चाहिए था, तो वो रोल नसीरुद्दीन शाह की बेटी हीबा ने किया था, क्योंकि सबको लगा कि हीबा और ये जो दादी सा है, इन दोनों की शक्ल बहुत मिलती है, समझ रहे हो। नसीरुद्दीन शाह की बेटी टीवी पे आ रही थी और तुमको पता भी नहीं था। अब विवान की सिस्टर की बात होगी, थोड़ी सी विवान की बात करते हैं, एक्चुअली बहुत सारी विवान की बात करते हैं। तो विवान वॉज बोर्न इन 1990 एंड उन्होंने द दून स्कूल जो देहरादून में है वहाँ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, और वहाँ पे भी वो स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट किया करते थे। देन विवान की जो डेब्यू फिल्म थी वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं थी, वो 7 खून माफ थी। ये 2011 में आई थी, और इसमें 21 साल के विवान ने डॉक्टर अरुण कुमार का रोल किया था, जो कि उनकी एक्चुअल एज से काफी एज्ड रोल था। एंड विवान का रोल कुछ इस तरह था कि वो इस फिल्म को नरेट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, जो कैरेक्टर कोंकणा सेन शर्मा ने प्ले किया था। फिर हैप्पी न्यू ईयर आई थी 2014 में, जो विवान की सेकंड फिल्म थी, जिससे उन्हें काफी बड़ी चंक ऑफ ऑडियंस ने पहचाना। एंड इतने बड़े बड़े एक्टर्स होने के बाद भी, मल्टी स्टार कास्ट होने के बाद भी, विवान की एक्टिंग खराब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, जबकि उन्होंने कभी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया है। फिर हैप्पी न्यू ईयर के रिलीज होने के बाद 2015 में ही डिड अ सपोर्टिंग रोल इन द फिल्म बॉम्बे वेलवेट, जिसमें करण जौहर ने भी डेब्यू किया था, और ये फिल्म महाफ्लॉप हो गई थी। एंड देन विवान की जो नेक्स्ट फिल्म थी वो आई थी 2017 में, जो कि एक रोम कॉम थी, और इसमें उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड अक्षरा हासन भी थी, जो कि आपको पता होगा श्रुति हासन की बहन है। इन्होंने शमिताभ फिल्म से डेब्यू किया था जिसमें अमिताभ बच्चन और धनुष भी थे। अब जो ये फिल्म थी श्रुति हासन और विवान की, उसका नाम था लाली की शादी में लड्डू दीवाना, और ये फिल्म को काफ़ी बुरी रेटिंग मिली थी और ये फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। इसमें बेसिकली ये था कि लाली और लड्डू दोनों आपस में प्यार करते हैं, वो दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। लाली प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन लड्डू नहीं चाहता कि वो अभी बाप बने, तो लाली लड्डू के पेरेंट्स से बात करती है। लड्डू के पेरेंट्स कहते हैं कि भाई कर लो शादी, लेकिन लड्डू बोलता है कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। तो लड्डू के जो पापा हैं वो लाली को अनऑफिशियली अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि वो लाली की शादी करवाएंगे और एक प्रेग्नेंट लड़की के लिए एक हस्बैंड ढूंढेंगे। तो वो एक लड़का ढूंढते हैं जो गुरमीत चौधरी ने प्ले किया है। एंड कैसे फिल्म आगे चलती है, क्या लाली और लड्डू मिल जाते हैं या फिर लाली और वीर की शादी हो जाती है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इतना भी स्पॉइलर नहीं दे रही मैं, फ्लॉप है तो क्या हो गया, मेहनत से बनती है भाई फिल्म। अब इसके बाद विवान की नेक्स्ट फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था ए काश के हम, जो कि 17 जनवरी 2022 में रिलीज होने वाली थी। और पता है इसके डायरेक्टर कौन थे? विशाल मिश्रा। यस, कैसे हुआ, वही विशाल मिश्रा, जिनको आप एज ए सिंगर और कंपोजर जानते होंगे। बट जब वो एज ए सिंगर और कंपोजर इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, तब वो डायरेक्शन किया करते थे। उन्होंने 6-7 फिल्में डायरेक्ट की हैं, शॉर्ट फिल्म्स एंड फीचर फिल्म्स। और ये एक सैड रोमांटिक फिल्म थी जिसका इनिशियल टाइटल एक्चुअली कुछ और था। इसका इनिशियल टाइटल था अभी ना जाओ छोड़कर, मगर ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है अभी तक। देन मई 2021 में विवान की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कबाड़ द कॉइन। अब इसकी जो स्टोरी थी वो ये थी कि विवान जो है वो एक कबाड़ी बना है जिसका नाम है बंधन, और वो मुंबई के स्लम एरिया में रहता है, और उसको अपने कबाड़ में कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं जो कि अकबर के जमाने के हैं, 500 साल पुराने। और बंधन को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है रोमा, तो वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए रोमा को एक सिक्का दे देता है। अब वो जो रोमा है वो एक हाई सोसाइटी की लड़की है, तो उसको बंधन से प्यार तो नहीं है,
ऊपर से उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। तो वो जो बॉयफ्रेंड है वो रोमा को कहता है कि अच्छा इसने तुम्हें ये सिक्का दिया, ऐसे ऐसे बहुत प्रेशियस सिक्का है, तो तुम इसको अपने प्यार के जाल में फंसा के सारे सिक्के ले लो। अब वो जब ये करने के लिए बंधन के पास जाती है तो एक्चुअली रोमा को बंधन से प्यार ही हो जाता है। अब क्या रोमा अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देगी और बंधन को सब कुछ बता देगी? क्या बंधन रोमा का सच जान जाएगा और रोमा को छोड़ देगा? रोमा के बॉयफ्रेंड का क्या होगा जिसको लग रहा है कि रोमा उसकी साइड पे है और उसको सिक्के ला के देगी? ये सब पता करने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है कबाड़ द कॉइन, जो कि MX प्लेयर पे अवेलेबल है और उसी पे प्रीमियर भी हुई थी। देन 2023 में विवान की नेक्स्ट फिल्म आई थी जिसका नाम था कोर्ट। इसमें संजय मिश्रा भी थे एंड इसका काफी पार्ट नसीरुद्दीन शाह ने नरेट भी किया है और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया था एंड कहा था कि अगर ऐसी फिल्म अच्छे से प्रमोट होती तो एक काफी अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस है ऑडियंस के लिए। अब ये कोर्ट फिल्म में क्या होता है कि जो माधो होता है, जो विवान ने प्ले किया है, वो और उनके फादर पिग फार्मर्स हैं और बहुत नीची जाति के हैं और उनको कोई रेस्पेक्ट वगैरह नहीं करता। यहाँ तक कि माधो चाहता है कि वो एक रिक्शा चलाए, लेकिन वो रिक्शा भी नहीं चला पाता क्योंकि उसके रिक्शे में कोई बैठना ही नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत नीची जाति का है। तो एक दिन वो एक फॉरेनर को देखता है जिसने कोट पहना हुआ है और उसको बहुत इज्जत मिल रही है, तो माधो डिसाइड करता है कि वो एक कोट खरीदेगा। अब इसी वजह से माधो की फैमिली को लगने लगता है कि माधो का दिमाग कुछ हिल गया है। जिसके बाद फिल्म में आगे क्या होता है वो मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज स्पॉयलर्स देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अभी तो ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको देखनी है और आपको पता करना है कि ऐसा क्या है इस फिल्म में, ये क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई, तो आपको ये मूवी खुद ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको पता है कि मूवी को कैसे ढूंढ के निकालते हैं, आप बहुत स्मार्ट हो, मुझे मालूम है। अब तुमको एक फन फैक्ट बताती हूँ जो तुम्हें नहीं पता होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। तो ईशान खट्टर और शाहिद कपूर हाफ ब्रदर्स हैं, ये तो तुम्हें पता होगा, लेकिन तुमको ये नहीं पता होगा कि विवान और शाहिद भी भाई हैं, सौतेले भाई, टू बी स्पेसिफिक सौतेले कजिन भाई। क्योंकि शाहिद की जो स्टेप मदर है सुप्रिया पाठक और विवान की जो मदर है वो सगी बहनें हैं, तो हो गए ना विवान शाहिद के स्टेप कजिन। अब जैसे मैंने आपको इतना सब कुछ बताया तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि विवान डिफरेंट टाइप की फिल्में चूज कर रहे हैं। वो कमर्शियल, बिग बजट, बड़ी बड़ी फिल्में ये सब चूज नहीं कर रहे हैं और वो जो एक नेपो किड्स का पूरा ग्रुप है उससे बिल्कुल अलग हटके चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर इतनी लाइमलाइट नहीं है और उनको अभी तक वो एक फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की वजह से जाना जाता है। इसी तरीके से दो और एक्टर्स हैं, हरमन बावेजा और गिरीश कुमार, जो इस इंडस्ट्री से गायब से ही हो गए हैं। और ये क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ गायब हैं, अगर आप भी सोच रहे हो या जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली हरमन बावेजा पे और राइट वाली गिरीश कुमार पे, जिसमें भी इंटरेस्ट हो लगा लो।